हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आज के क्लास को जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उससे मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी सिस्टम विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल प्रशासन में अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। यह व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप अकबर ने प्रदान किया। इस व्यवस्था से मुगल प्रशासनिक व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई। लगभग सभी नवाबों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए गए। प्रारंभ में इन्हें नगद वेतन दिया गया, लेकिन बाद में जागीरें वेतन के रूप में इन मनसबदारों को दी जाने लगी। वे इन जागीरों से भू राजस्व तथा अन्य करों की वसूलते थे जो बादशाह द्वारा निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों से ही संबंधित थे। उनका स्थानांतरण सैन्य प्रशासन से नागरिक प्रशासन में और नागरिक प्रशासन से सैन्य प्रशासन में हो सकता था। मुगल मनसबदारों को दो वर्गों में बांटा गया था, जात और सवार। जात व्यक्तिगत स्थिति का घोतक था और सवार घुड़सवारों को कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में 10 सैनिकों से लेकर 5000 सैनिकों तक के मनसबदार होते थे। 5000 का मनसब शाही परिवार के सदस्यों या प्रमुख राजवंशों के सदस्यों को दिया जाता था। संपूर्ण मुगल काल में मनसबदारों की संख्या निश्चित नहीं रही। यह विभिन्न शासकों के समय भिन्न भिन्न रही। सिद्धांततः इनकी नियुक्ति बादशाह करता था और उसकी पदोन्नति उसकी बहादुरी और योग्यता के आधार पर की जाती थी। जिन मनसबदारों को 500 से कम जात का मनसब मिलता था उन्हें मनसबदार, जिन्हें 500 से 2500 के बीच का मनसब मिलता था उन्हें अमीर, और जिनको 2500 से अधिक का मनसब मिलता था उन्हें अमीर आजम या ओमरा कहा जाता था। मनसबदारों को नगद वेतन मिलता था एवं वे नकदी कहलाते थे। इनका स्थानांतरण होता रहता था। कोई भी मनसबदार लंबे समय तक एक ही जागीर का जागीरदार नहीं रह सकता था, लेकिन कुछ जागीरें ऐसी थी जिन पर मनसबदारों का पैतृक अधिकार होता था। वतनी जागीरदार या मनसबदार वे ही कहे जाते थे जिनका मुगलों से पूर्व जागीर पर पैतृक अधिकार था और मुगलों ने भी उन्हें मान्यता दे दी थी। सैद्धांतिक रूप से मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था। साधारणतः मनसबदार की मृत्यु के बाद मनसब समाप्त कर दिया जाता था और जागीरें छीन ली जाती थी, लेकिन वतनी जागीरदारों के साथ ऐसा नहीं होता था। जागीरें मनसबदारों के वंशजों को स्थानांतरित कर दी जाती थी। चूंकि मनसबदारों को ज्ञात था कि उनके मरने के बाद उनकी जागीरें छीन ली जाएंगी, इसलिए वे काश्तकारों का शोषण नहीं करते थे। जिस मनसबदार को अपने जात पद के अनुपात में जिस मनसबदार को अपने जात पद के अनुपात में
सवार रखने का अधिकार होता था, वे प्रथम श्रेणी के मनसबदार होते थे। यदि सवारों की संख्या उसके जात पद की आधी या उससे अधिक होती थी तो वह द्वितीय श्रेणी का में आता था, और यदि सवारों की संख्या आधी से भी कम होती थी तो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। इस प्रकार मनसबदार की 3 श्रेणियां थी। कोई भी मनसबदार अपने जात पद से अधिक संख्या में सवार नहीं रख सकता था। सवार पद से यह बोध होता है कि मनसबदारों को राज्य की सेवा के लिए कितने घुड़सवार रखने हैं। अपने वेतन से ही मनसबदारों को सेना के यातायात के लिए हाथी, ऊंट, खच्चर आदि की व्यवस्था करनी पड़ती थी। मुगल मनसबदारों को विश्व में सबसे अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए अनेक विदेशी लोग बड़ी संख्या में मुगल दरबार में अपना भाग्य आजमाने आते थे। यद्यपि मनसबदारों को अपनी आय का आधा भाग सेना रखने एवं जागीरों की व्यवस्था करने में ही खर्च हो जाता था, फिर भी वे शानो शौकत से रहते थे। सैनिक कुशल और योग्य हो, इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता था। इसके लिए प्रत्येक सवार का हुलिया रखा जाता था और घोड़ों को दागा जाता था। मनसबदारों को समय समय पर अपने सैनिकों का निरीक्षण शहंशाह द्वारा कराना पड़ता था। अरबी तथा इराकी नस्ल के घोड़े भर्ती किए जाते थे और 10 घुड़सवारों के पीछे मनसबदारों को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। जब तक इस नियम का पालन होता रहा, मुगल सेना सशक्त बनी रही। इस प्रशासनिक व्यवस्था से मुगल प्रशासन में एक रूपता आई। इसमें जातिगत भावना से हटकर योग्यता आधारित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया गया। इसका पद वंशानुगत नहीं था, इस कारण इसमें भ्रष्टाचार की संभावना क्षीण थी। लेकिन योग्य शासकों की श्रृंखला में यह व्यवस्था कुशलतापूर्वक संचालित होती रही। लेकिन कमजोर शासकों के काल में इस प्रशासनिक व्यवस्था की एकता बनाए रखना कठिन हो गया और इससे प्रशासन की एकाग्रता भंग हुई तथा साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।